डेटा साइंस के बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो में से कोई कि एक्चुअली व्हाट इज द डेटा साइंस, व्हाई वी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा साइंस इन टुडे एरा। हमें से कोई डेटा साइंस के बारे में या मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस में हमें करते क्या है इसके बारे में कोई हमें से कोई एक्सप्लेन करना चाहे बताइए कि डेटा साइंस को हम क्यों यूज करते हैं, मेजर स्टेप्स क्या है। और कुछ मेजर स्टेप्स, मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस क्या क्या करते हैं डेटा साइंस में आप। गैदरिंग करते हैं, यूजर का फॉर्मेट ट्रांसफर करते हैं एंड मॉडल्स वगैरह बनाते हैं ताकि वो बिजनेस के लिए यूज हो सके, अपने पर्पस के लिए यूज हो सके, है ना। देखो डेटा साइंस में एक्चुअली डेटा साइंस इज नथिंग बट यदि बात करें इट इज अ इट इज अ कॉन्सेप्ट, इवन you can say कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट वर्क्स ऑन डेटा, है ना। देखो इसमें डेटा इज द प्रीरिक्विजिट, इफ वी हैव डेटा देन वी कैन डू व्हाटएवर थिंग्स, यदि हमारे पास डेटा नहीं होगा देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड a data, so we can say we need to perform all of first step one that is called descriptive statistics। सबसे पहले हमें जो करना होता है that is called descriptive stats। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जैसा आप बता रहे थे सिमिलर थिंग्स, वी जस्ट गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, हम डेटा को गैदरिंग करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में। तो डेटा के पॉपुलर सोर्सेज कौन कौन से, कैन यू गेस हाउ मेनी पॉपुलर सोर्सेज ऑफ डेटा, कौन कौन से डेटा के पॉपुलर सोर्सेज हैं बता सकते हैं आप। एक तो डेटा की क्लाउड इन्वायरमेंट हो सकता है जहां से डेटा आ सकती है, सबसे पॉपुलर क्लाउड इन्वायरमेंट जैसे आप जानते हो AWS या Azure। डेटा किसी डेटाबेस सर्वर पे हो सकता है, DB सर्वर भी हो सकता है। डेटाबेस सर्वर बहुत सारे आप जानते होंगे, SQL सर्वर, है ना, ओरेकल सर्वर, फिर होता है हमारा पोस्टग्रेस सर्वर, IBM DB2, मल्टीपल हो सकते हैं। डेटा किसी वेबसाइट पे हो सकती है, जैसे जैसे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा बताइए, किसी वेबसाइट पे, जैसे फ्लिपकार्ट पे हम जाके देख सकते हैं, या हम मिंत्रा पे देख सकते हैं, या अमेजोन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे मिल सकते हैं डेटा। या फिर डेटा किसी लोकल मशीन से ला सकते हैं, यही है ना, बताइए, यही हमें इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, ये हमारा लोकल मशीन है, यही पॉपुलर सोर्सेज है जहाँ पे डेटा हो सकती है। क्यों वेबसाइट में डेटा नहीं होगा, वेबसाइट में तो डेटा होते हैं। आपको कोई अपनी कंपनी का डेटा बेस थोड़ी दे देगा, जैसे अमेजोन से डेटा लेंगे ट्रेंडिंग का, तो अभी वो स्क्रैपिंग करेंगे ना, अब अमेजोन तो देगा नहीं आपको अपने डेटाबेस से डेटा, तो वे बस स्क्रैपिंग करके भी डेटा ला सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से हम वेबसाइट डेटा ला सकते हैं जो ऑथराइज्ड है। जो रिस्ट्रिक्टेड है तो आप जैसे यूजर इन्फॉर्मेशन तो आप नहीं ले सकते किसी भी, तो बट को जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिकली वो हम ला सकते हैं। तो ये सारे पॉपुलर सोर्सेस है डेटा के जहाँ से हम डेटा लाते हैं। अब देखिए पॉइंटेंस से डेटा लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे। देखो ये जो है ये तो लोकल मशीन है, तो इसके लिए तो सिंपली आप पेन ड्राइव यूज करके डेटा को जहाँ चाहो मूव करा लोगे। लोकल मशीन है तो पेन ड्राइव इंसर्ट करो, डेटा कहीं भी चला जाएगा। बट इन सोर्सेज से डेटा कैसे आएगा, ये तो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना, ये तो क्लाउड, ये तो सारे के सारे वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ से आप पेन ड्राइव इंसर्ट करके डेटा ला सकते हो, ये तो चलेगा ही नहीं, ये सुन। फिर ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, कैन यू गेस। Then we can use a technique API exactly. Then we can use API. By the help of API, we can access the data from whatever location. पहले हम इसके लिए URL यूज किया करते थे, बट अब हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, API। API क्या होता है, व्हाट इज API, इस फुल फॉर्म एंड व्हाट अबाउट दिस, हाँ एग्जैक्टली, it is just you can say it is a technique that help us to establish connection between your source, जैसे रिसोर्स जो है हमारा मोबाइल फोन हो सकता है, शाम भैया, शाम भैया, इसमें ना पानी की बोतल होगी डिजिटल पानी भैया, ये जैसे हमारा लेट्स मोबाइल फोन है या माइट भी हमारा लैपटॉप है ना। तो इन हमारे ये सोर्सेस जो है डेटा के जो सोर्सेस हैं ये, और हमारा जो रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह हो सकता है, इन दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इन दोनों के बीच में क्या करता है, लाइव कनेक्शन। लाइव कनेक्शन मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे हैं। लाइव कनेक्शन मीन्स जो चेंजेस यहाँ हो रहे हैं वो जस्ट यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, और जो यहाँ चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आपका मोबाइल फोन है,
तो आपके मोबाइल फोन में वेदर का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, देखे होंगे आप, बताता है 22 डिग्री टेम्परेचर, रेनी सीजन, ये कहाँ से आ रहा है? क्या हमारे फोन में कोई डेटाबेस है? नहीं। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? वही क्लाउड से आ रही है। और और ये दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन आप देखे होंगे, ये चेंजेबल है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। नहीं। और हमारे मोबाइल में कोई डिवाइस ऐसी नहीं लगी है जो टेम्परेचर को मेजर कर पा रहा है। एक्चुअली सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट कहाँ से आ रही क्लाउड से। जैसे हम यहाँ है तो यहाँ की टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री होगा, बट क्या बाहर की टेम्परेचर 22 डिग्री होगी? नहीं। तो यहाँ के आप देखो, यहाँ की टेम्परेचर मोबाइल में नहीं बताता, ओवरऑल टेम्परेचर बताता है। तो मतलब कि हमें डेटा कहाँ से आ रही है? क्लाउड से। क्लियर, हमें पता चलता है। तो ये यही है एपीआई। एपीआई के थ्रू हम किसी भी डेटाबेस से, रिसोर्सेस से लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश। That is a completely different step. Network servers handle multiple things, like that follow some of the networking protocols, OSI layers. So that have इसे मनमली से कि देखो उसमें ना मल्टीपल लेयर होते हैं। तो जैसे सेशन लेयर, रिप्रेजेंटेशन लेयर, हम डेटा लेयर पे बात कर सकते हैं। ये हमारा डेटा लेयर से देखो, नेटवर्क सर्वर पे तो पूरी स्टेप्स चलेंगे, जो उसकी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम सारे फॉलो। नेटवर्क नेटवर्क सर्वर के बीच में, नेटवर्क सर्वर तो हमारा जस्ट एक पाथ हुआ ना, एक वे हुआ जो हमको फॉलो करता है। नेटवर्क सर्वर अपने पास कहीं भी कुछ चीजें स्टोर नहीं रखेगा। अब नेटवर्क सर्वर के साथ लोग डेटाबेस सर्वर अटैच करते हैं। नेटवर्क सर्वर में एक ऐसे कह सकते हैं जैसे रोड है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप लीगली, मतलब दोनों तरफ से ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं, आपको प्रॉपर तरीके से डेटा को ले, मतलब कोई भी आपके साथ गलत नहीं करता है। तो जस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क सर्वर एक जस्ट आपको पाथ प्रोवाइड करता है जिससे आप प्रॉपर तरीके से डेटा को ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। वो अपने पास कुछ भी नहीं करेगा, वो नेटवर्क प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, डेटा आपकी जैसी है वैसे मतलब मूव करेगा। किसी भी तरीके से अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस ना करे, इसके लिए वो अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। फिर अब आपके डेटाबेस में सर्वर है, तो नेटवर्क सर्वर वहां तक तो ले गया, उसके बाद यदि डेटाबेस सर्वर उसके, जैसे होता है ना कि इसकी एबिलिटी से ज्यादा नहीं है, तो आपने देखा होगा 404 नॉट फाउंड आने लगता है। तो ये नेटवर्क सर्वर क्या करता है, यहाँ के बाद यदि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो नेटवर्क सर्वर डेटा पैकेट को यहाँ से लॉस करना शुरू कर देता है, मतलब ड्रॉप करना शुरू कर देता है, आपकी रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स नहीं देता है। क्योंकि रिस्पॉन्स तो हमारा सर्वर देगा, नेटवर्क, आपका नेटवर्क सर्वर का तो एबिलिटी नहीं है कि वो देगा। जब तक वो तो एक पाथ है, जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक वो आप तक पहुंचाएगा नहीं। तो ये है नेटवर्क। और दूसरा दूसरा हाँ, एक्चुअली ना दो तरह के भी होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। तो जब डॉक्यूमेंट्री पर्पज से बनाना हो, जैसे कुछ सिर्फ रिटन फॉर्मेट में कहीं से में अपडेशन लेना हो, या बस जैसे होता है ना, आपके यूजर रिव्यू लिए जाते हैं, आपने क्लिक किया, एक इंटरफेस ओपन हुआ, आपने व्हाटएवर जो भी एक्शन करना था किया, आप सबमिट किया और डेटा आपकी चली गई। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जनरली लोग फास्ट एपीआई यूज करते हैं। बट रेस्ट एपीआई जहां भी हमें लाइक एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को किसी मतलब कनेक्शन देना हो किसी रिसोर्सेज से, उसके लिए यूज होता है रेस्ट। और एपीआई की एक स्पेशलिटी है लेआउट डिजाइन करना। मतलब इसमें भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली लेआउट डिजाइन कर लेगा, इस छोटे से अपने आप लेआउट। जैसे आप लोग वेबसाइट के बारे में बात करें, तो रेस्पॉन्सिव बनाने पड़ते हैं वेबसाइट। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब समझते हैं आप? जिससे हमारे लैपटॉप का जो लेआउट होता है वो अलग होता है, हमारे फोन का लेआउट अलग होता है, टीवी का अलग होता है। तो सब में जो एप्लीकेशन का जो बटन्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से व्यू होता है, उसके हम रेस्पॉन्सिवनेस पे काम करते हैं। मतलब हर डायमेंशन में हम अपनी चीजों को रख के देखते हैं कि कहाँ पे क्या सोचनी चाहिए। तो यही सेम चीजें हमें एपीआई के साथ नहीं करना पड़ता, उसके लिए लेआउट डिजाइन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली लेआउट खुद फिट करता है। तो एपीआई से हम डेटा लाते हैं इस तरह से। अब एपीआई से डेटा, ऐसा तो है नहीं कि एपीआई आपके पास है तो एपीआई कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होकर एक्सेस करता है, मतलब एपीआई को हिट करना पड़ेगा तो डेटा लेके आएगा और डेटा लेके जाएगा। तो एपीआई को किसी न किसी टूल या टेक्नोलॉजी के साथ यूज करना पड़ेगा, अकेला एपीआई नहीं यूज हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि एपीआई है हमारे पास डायरेक्टली एपीआई से डेटा आ जाएगा, एपीआई जस्ट कनेक्शन है। तो उसको कहीं ना कहीं यूज करोगे, हिट करोगे तब वो एक्सेस करेगा। तो इसके लिए मल्टीपल टूल एंड टेक्नोलॉजी। एक्सेल यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, जो डेटा साइंस में यूज होते हैं जनरली। बीआई टूल यूज होते हैं, बीआई टूल कौन कौन से? पावर बीआई, टैबलो, या फिर हम पाइथन। ये तीन ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? एक्सेल, बीआई टूल्स और पाइथन। अब थिंग इज दैट एक ही पर्सपेक्टिव से तीनों के यूज होते हैं। कैन यू गेस एक ही पर्सपेक्टिव से तीनों के यूज होते हैं?
एग्जैक्टली एक्सेल हमारा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, उससे बड़ी डेटा को हमारी बीआई टूल हैंडल करती है, उससे बिग डेटा को पाइथन। बट एक प्रॉब्लम है, जब एपीआई से डेटा आता है ना, ये यूनिवर्सल ट्रू है, एक जेएसएन में या एक्सएमएल में आती है, ये फिक्स है। एपीआई से जब भी डेटा आएगी, या तो जेएसएन में आएगी या तो एक्सएमएल में। और हमें जेएसएन एक्सएमएल में काम नहीं कर सकते, हमें डेटा कैसे चाहिए बताइए? टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए। तो जेएसएन से टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डेटा को हमें ये टूल यूज करने पड़ते हैं। समझ में आया? तो ये टूल पहले से काम को करने के लिए हम क्या यूज किया करते थे, आप में से कोई जानते भी होंगे, डेटा माइनिंग। अब ये करने की नीड नहीं, क्योंकि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट इन सबों के अंदर इंटीग्रेट कर दिए गए। ये डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर एडेड है, एक्सेल बीआई टूल पाइथन के अंदर। पहले डेटा माइनिंग मैन्युअली करना पड़ता था। अच्छा, डेटा ऐसा है, कॉमा आपने डबल कोट्स देखा, यहाँ से यहाँ तक के डेटा पूरे में मैन्युअली निकाला। आप में से डेटा माइनिंग पढ़े होगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है डेटा। अब ये नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि इसकी जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर ऐड कर दिए गए। और कब से? 19 के बाद से, 2019 के जो ऑफिस है उसके बाद से चीजें आई। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स। इसमें डेटा हमने गैदरिंग की। तो डेटा गैदरिंग करने के लिए अभी जो हम क्लास में यूज करेंगे, हम पाइथन यूज करेंगे। पाइथन से हम डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स को कॉल करेंगे। इन सबों की क्लास में आपने किया, एक्सेल बीआई टूल आपने पढ़ रखा है, एक्सेल पढ़ा आप लोगों ने है? एक्सेल नहीं करवाया गया होगा आपको, नहीं करवाया गया होगा तो एक्सेल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। हम फिलहाल पाइथन से करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है। जैसे जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। तो इस जो डेटा को गैदरिंग करने के लिए जो यूज होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड पांडा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पांडाज। और पांडाज एनफ है करने के लिए, बट कभी कभी ब्यूटीफुल स्वैप से का भी यूज करना पड़ जाता है। तो ये दो लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम किसी भी लोकेशन से डेटा को यूज कर सकते हैं। ये दो लाइब्रेरी, तो हम दोनों को पढ़ना है, हमें पांडाज भी लर्न करना है। तो ये इसके थ्रू डेटा को गैदर करने, तो लेट्स से वी कैन गैदर द डेटा। अब डेटा जब आप गैदर करते हैं तो डेटा आपके अकॉर्डिंग हमेशा फिट नहीं आता। एक्चुअली डेटा इट माइट बी पॉसिबल कि रो डेटा हो, तो उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग क्लीन करना पड़ता है। सो वी नीड टू परफॉर्म स्टेप 2, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस एनालिसिस। इसको आप अनदर नेम्स में सिनोनिम्स कह सकते हो आप। डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, है ना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब वर्ड यूज किया करते थे। दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। इसी को कुछ लोग डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं। यही सारे स्टेप्स हैं। समझ में आया आप सभी को इतनी बातें? तो डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए ध्यान से समझिएगा, होगा होता क्या डायग्नोसिस एनालिसिस में, कि जो आपने डेटा गैदर किया था ना, इस डेटा के अंदर माइट भी पॉसिबल कि मल्टीपल इश्यूज हो। डायग्नोसिस करना मतलब क्या होता है? डेटा की ट्रीटमेंट करना। तो किस तरह की ट्रीटमेंट करेंगे डेटा में, बताइए सब लोग? विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरह की ट्रीटमेंट होगी? एग्जैक्टली, इट माइट बी पॉसिबल कि मल्टीपल प्लेसेस पे कोई वैल्यू हो ही ना, जिसे नल वैल्यू कहेंगे। ये पॉसिबल है कि बहुत सारे डेटा पे, बहुत सारी जगहों पे डेटा कोई है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, नल है। कभी कभी ये भी होता है कि एक ही डेटा मल्टीपल टाइम रिपीट हो गई है, जिसे डुप्लीकेट। समझ गए? तो दो चीज की बात किया हमने, हमारे डेटा के अंदर मल्टीपल नल वैल्यूज हो सकते हैं, उसे हैंडल करना पड़ सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कभी कभी हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो सकती है बहुत सारी। कभी कभी क्या होता है, एक बात और समझिएगा, जैसे ये पॉसिबल है कि कभी कभी जैसे मैक्सिमम डेटा 10 से 100 के बीच में, लेट से, ठीक है, और कुछ डेटा बहुत ज्यादा छोटी है, जैसे लेट से -100, और कुछ डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं, आउटलायर। इसे हम क्या कहेंगे, आउटलायर। मतलब डेटा जो है मतलब मैक्सिमम डेटा एक रेंज में है, और सम ऑफ डेटा आउट ऑफ रेंज है। मतलब इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर है। हाँ, अगर बाय नेचर भी वो डेटा लाइक वेरी वोलेटाइल हो, तो हमें ठीक करेंगे। आउटलायर हैंडलिंग के हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आउटलायर है तो उसको डिलीट कर देंगे, नहीं, वो यदि बाई नेचर यदि आउटलायर उसके अंदर है, उसके आउटलायर को हैंडल करने के मल्टीपल स्टेप, जैसे जेड स्कोर, स्टैंडर्डाइजेशन जिसे कहते हैं हम, इम्प्लीसिट लगाते हैं कि डेटा का एक रेंज में ले आए, क्योंकि आप डेटा डिलीट कर ही नहीं सकते, आउटलायर है। हाँ,
उसका डेटा पे हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उस डेटा का। दो टर्म होता है, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। इसके थ्रू हम डेटा को एक रेंज में ले आते हैं। जैसे होता है ना स्केल डाउन करना, मतलब एक बड़ी सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का मिरर रख लेना। तो अभी वो अलग नहीं है, डेटा वही है, बस उस डेटा का रेंज बदल गया, जिससे हमें वर्किंग इफिशियंट होगी। इसे हम करके देखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, समटाइम इट माइट बी पॉसिबल कि वी हैव अ लॉट्स ऑफ कॉलम्स, C1 C2 से लेकर C100 तक लॉट्स ऑफ कॉलम वी हैव, लेट्स। बट इन सबों में इट माइट बी पॉसिबल कि सम ऑफ द कॉलम आर यूजलेस। कुछ कॉलम ऐसे भी होते हैं जो बस अननेसेसरी ऐड कर दिए गए हैं। तो इस कॉलम को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। सो देयर इज टू थिंग्स, कोरिलेशन, यहाँ पे टर्म आता है कोरिलेशन और कोवेरिएंस। हमें अपने अपने जो यूजफुल कॉलम्स हम रखेंगे, बाकी के जो यूजलेस कॉलम जस्ट ड्रॉप, या उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्शन और भी ले सकते हैं। Correlation, actually we can check कि this column how much correlated to this column how much correlated to this column, and if this column is not correlated with anyone, then we can say this column is completely useless. Pearson correlation, there is a formula, we have Pearson correlation, X-Men correlation. It depends upon data. If data is linearly separable, then we get another thing. If data is non-linear, linear or non-linear means what? If our data follow, like if in our data we can draw a straight line, then we can say this our data follow. We can say this is our linear data, linearly separable. If we cannot draw this line, we can say our data is non-linear. समझ गए, हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तो इट माइट बी पॉसिबल, तो मींस ये देयर आर द मेजर स्टेप्स जो हम पढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि हाउ मेनी मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, एनीवन से कि हाउ मेनी मेजर स्टेप्स? नो वन कैन से विदाउट व्यूइंग द डेटा। जब तक डेटा के डोमेन या डेटा को आप नहीं देख लो, तब तक आप विदाउट डेटा को देखे आप नहीं कर सकते कि देयर आर दीज आर द मेजर स्टेप्स। नो वन कैन। ये सब, क्योंकि ये तो डिपेंड है, जैसे पानी कितना गंदा है उसकी आप फिल्टर उतनी लेवल पे करनी पड़ेगी आरओ को। तो इसी तरह से डेटा कितनी, डेटा के अंदर मेलिशियस थिंग्स है या डेटा के अंदर कितनी अ, कितनी इश्यूज है, वो तो जब तक डेटा को देखेंगे नहीं, डेटा के डोमेन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे डिसाइड कर सकते। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब एक देखिए, डायग्नोसिस एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू यूज स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, स्टैट्स। This is the mathematical form. Yes or no? Then how to implement this mathematical concept on the data? क्योंकि let's say जैसे age दी है, column here age, I want to calculate mean of this entire column, हमें age की mean निकालना है। तो thing is that कि it might be possible कि नीचे 10 के रिकॉर्ड, 10,000 रिकॉर्ड हो सकता है। it might be possible कि 10 लाख भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो मैन्युअली इसका मीन निकालना तो पॉसिबल ही नहीं। तो मेरा कहने का सेंस है कि इफ वी वांट टू इंप्लीमेंट दिस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑन आवर डेटा, सो वी नीड टू यूज सम ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैन्युअली हम नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। तो आप मैन्युअली एक का तो कैलकुलेट कर लोगे, अब 10,000 रो को मैन्युअली नहीं कर सकते। तो उसके लिए वी नीड टू यूज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको हम बताऊं, इसके लिए भी हमारा एक्सेल सफिशिएंट है, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा पे। उससे बड़ी डेटा के लिए बीआई काम करके देता है, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो क्या यूज करेंगे। तो पाइथन में हमारा देखिए, पाइथन की लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो पांडास भी कुछ लेवल तक हमें हेल्प कर देता है, numpy भी ये काम को करने में इम्प्लीमेंट हेल्प करता है। और सबसे मेजरेबल स्टेप्स है स्कैलफाई, जिसके अंदर सारे स्टैट्स एल्गोरिथम अवेलेबल है। तो ये तीन लाइब्रेरी हमें हेल्प करता है डेटा डायमेंशन में। तीनों की कौन से पांडास, numpy और तो हमने डेटा के लिए अभी तक दो काम किया, हमने डेटा गैदर कर लिया, फिर उसको अपने अपने यूज के अपने यूज के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लीन किया और डेटा बिकम क्लीन, लेट्स से। अब ये दो स्टेप्स मैंडेटरी है, मतलब ये बैकबोन है। ये जो सेकंड स्टेप्स है ना पूरे डेटा साइंस का या डेटा एनालिसिस का बैकबोन, क्योंकि इसको जितना परफेक्ट तरीके से करेंगे, रिजल्ट हमारा उतना परफेक्ट है। नाउ स्टेप थर्ड,
स्टेप थर्ड इज ऑप्शनल, कि आपको स्टेप थर्ड करना है तो स्टेप थर्ड करो, फोर करना है तो फोर करो। स्टेप थर्ड इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इट्स कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। कैन यू गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस? प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी बॉडी को चेकअप करने के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, कि ये सारी चीजें खानी है, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, तो दिया तो प्रिस्क्रिप्शन। एक ये कैसे पता चला? ये आपके बॉडी के जो हिडन स्ट्रक्चर था उसको पहले आपने फाइंड आउट करके फिर आपको बताया। तो यदि डायग्नोसिस परफेक्ट तरीके से नहीं करते तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता क्या होगा, सही हो पाता? तो मतलब स्टेप टू के बाद ही स्टेप थ्री होगा। नेवर परफॉर्म स्टेप थर्ड विदाउट विदाउट परफॉर्मिंग स्टेप टू। उसके पहले ये नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करते हैं कि लेट्स से अवर डेटा बिकम क्लीन, so we need to perform prescriptive analysis. In this particular steps we just find out the insightful information from our data, या hidden information from our data ही कह सकते हो आप। जैसे लेट्स से जस्ट गिव एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से दिस इज द डेटा ऑफ बिग मार्ट 2022 टू टिल नाउ। तो अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन वी हैव कि आई वांट टू एनालाइज द सेल्स बिहाफ ऑफ देयर ईयर। हम आराम से कर सकते हैं, ये बड़े से डेटा पे आराम से डेटा की समरी निकाल सकते हैं कि 2022 में हमारी सेल इतनी हुई थी, 2023 में हमारी सेल इतनी हुई थी, 24 में हमारी सेल इतनी हुई थी, और एक 25 चल रहा है, तो हम इजीली देख कर इवेलुएट कर सकते हैं कि अभी के रिस्पेक्ट में यदि जैसे अभी सितंबर स्टार्ट हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर 4-5 मंथ बच रहे हैं इस ईयर के, तो अभी इतने अमाउंट में से कितने में मतलब डिफरेंस चल रहा है। अच्छा, इसे कहते हैं टेबल। आप इसे क्या कहते हैं? पिवोट टेबल या टेक्स्ट टेबल। इसी टेबल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट में। ये जैसे एक ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, वो भी एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन तो है ना, ये इसे आप जनरली बार चार्ट करते हैं। अब मुझे मंथ वाइज यदि एनालाइजेशन करना, मंथ बेसिस पे जनवरी, तो आप मंथ बेसिस पे यदि टेबल बनाए तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चार्ट बनाए तो ज्यादा आसान होगा। जैसे लेट्स हमने बनाया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इतने अमाउंट, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन। तो दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग द सेल ऑफ 22, दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग द सेल ऑफ 23, और दिस पर्टिकुलर सेल रिप्रेजेंटिंग द सेल ऑफ 20। इट माइट बी पॉसिबल, ऐसे हो सकता है। और अभी सितंबर चल रहा है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि अभी के पिछले 3 सालों में हमारी सेल क्या रही है और अभी हमारी सेल क्या है, इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो यदि सेल अप हो रही है तो कोई इशू नहीं है, यदि सेल डाउन हो रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ये सो तो अब यदि सेल डाउन हो रही है तो कैन यू गेस कि हाउ मेनी, अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा बताइए? बिगमार्ट जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं ना, ये डोमेन एक सिंगल प्रोडक्ट को नहीं सेल करती, मल्टीपल कैटेगरी की सेल करती। तो अब सारे कैटेगरी पे सेल डाउन हो रहा है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कुछ कुछ पे डाउन हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर हर पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हमें ड्रा करके चेक करना पड़ेगा। पाई चार्ट जिसे कर सकते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का होगा, ये क्लॉथ सेक्शन का हो गया, ये हमारा ग्रोसरी आइटम्स हो गए सभी का, और ये 2022 का पाई चार्ट है। तो इतने परसेंट के यहाँ पे हो रहा था, इसमें इतना परसेंट, इतना, ये इतना आराम से देख सकते हैं। फिर तीनों साल का जिसमें पाई चार्ट ड्रा कर लो तो एनालाइजेशन हो जाएगा किस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारी सेल डाउन हो रही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इजीली देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर से कैटेगरी की हमारी सेल डाउन हो रही है। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की सेल अप करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, जैसे लेट्स से कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे हमारी सेल डाउन हो रही है, लेट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में यदि सेल डाउन हो रही है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी आइटम रॉन्ग हो, जैसे भी समर सीजन चल रहा है और आपने रख रखा है हीटर, तो सेल होगा ही। अभी फ्रिज कूलर ये सब चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कह सकते हैं, ये पॉसिबल है कि आपका जो कंपटीटर से 20% का ऑफ दे रहा है, आप 10% दे रहे हो तो भी नहीं सेल होगा। तो आपको भी अपने सेल इस पे 20 या 25% ऑफर देना पड़ेगा। अब 25% ऑफर दोगे तो कंपनी अपनी बजट से तो अलाउ करेगी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमारी सेल अप हो रही है उस पर 1% 0.5% बढ़ा के फिर हम इस पे सेल अप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि ये एक अलग थिंग है। देखो इसी पे एक रोल आता है बिजनेस एनालिस्ट का। यहाँ तक का काम था डेटा एनालिस्ट का, डेटा को गैदरिंग करना, डेटा क्लीनिंग करना और डेटा की रिपोर्ट जनरेट करना। अब रीजन फाइंड आउट करने के बाद बिजनेस स्ट्रेटेजी जनरेट करने की किसका रोल होता है? बिजनेस एनालिस्ट। तो हम बिजनेस एनालिस्ट जो लोग एमबीए कर रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रेफरेंसेस मिलता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनरेट,
जो पढ़े होते हैं तो आजकल एमबीए तो एक डिग्री हो गई, बस कोई भी कर लेगा, तो एमबीए कोई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। बट डेटा एनालिस्ट भी जैसे देखो होता क्या है ना, ये कंपनी की यदि 2-3 साल तक डेटा एनालिस्ट काम कर लिया तो फिर लोग बिजनेस एनालिस्ट का काम धीरे धीरे करके करना शुरू कर देते हैं, तो उसको बड़ा आइडिया लग जाता है कि वो क्या रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसलिए देखे होंगे आप कि बिजनेस में देखो ऐसे डेटा एनालिस्ट तो किसी को भी हायर कर लेती है, बट बिजनेस एनालिस्ट उसी को हायर करेगी जिसको 2 साल एटलीस्ट या 3 साल एक्सपीरियंस रहा हो डोमेन, सेम डोमेन जिस डोमेन में कंपनी काम कर रही है। जैसे लेट्स से सेम सेल्स की कंपनी, उसमें आइटम सेल करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, तो उसमें आपको सेल्स की डोमेन, जैसे लेट्स से हेल्थ केयर पे एनालाइजेशन करते हैं तो हेल्थ केयर से रिलेटेड आपका डोमेन। तो ये एक स्टेप था जो हम अपने क्लासेस में करेंगे। तो इस बैच में यहाँ तक ही स्टेप 3 का। स्टेप 3 को करने के लिए हम पाइथन से करेंगे, एक काम तीनों से हो सकता है, इसमें बता देता हूँ। एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, पिवोट टेबल पिवोट चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सेल में पढ़ा होगा तो बीआई टूल पावर बीआई में पढ़ा होगा, पाइथन में हम करेंगे। हम इसके थ्रू करेंगे, पाइथन में कुछ लाइब्रेरी है जिसके थ्रू करेंगे। पाइथन की लाइब्रेरी है, आपने जानते हो सी बोर्ड, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बनाना सीखेंगे। फिर एक लाइब्रेरी है बेटा मैट प्लॉटली, और एक होता है प्लॉटली। ये 3 लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट जनरेट कर सकते हैं। समझ में आया? अब स्टेप 4, ये स्टेप 3 यदि आपको नीड है तो करिए, ये स्टेप 4 भी जंप कर सकते। स्टेप 4 है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इसे हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, हमें प्रिडिक्शन करना है। हम कहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टेप 3 से स्टेप 2 से स्टेप 3 पे आ सकते हैं। हाँ स्टेप 4 पे, बट स्टेप 2 को कभी भी स्किप नहीं कर सकते। समझ में आया? तो डेटा क्लीनिंग किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिडिक्टिव एनालिसिस नाम से ज्यादा प्रिडिक्शन करने का काम करेगा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, जैसे लेट से देखिए ये 1011, नेक्स्ट वैल्यू दिया हमने 1015, तो इसके अंदर गैपिंग कितने की चल रही है, 4 की। यदि मैं आपसे नेक्स्ट वैल्यू पूछूं तो आप बता पाएंगे आसानी से? ये आपने कैसे बताया, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करके। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यही होता है, प्रायर डेटा को के अंदर के हिडन स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेता है, फिर उस बिहाफ पे करंट डेटा के प्रिडिक्शन देते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए हमें प्रायर डेटा होना इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस डोमेन में प्रिडिक्शन करना है उस डोमेन के हमारे पास प्रायर डेटा होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम कर पाएंगे। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या में बेसिकली मशीन लर्निंग यूज करते हैं। मशीन लर्निंग क्या करता है कि जो हमने डेटा दिया है उस डेटा के पूरे स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेता है, मतलब उसके अंदर के लाइन बाय लाइन लर्न करता है। अब आप न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे तो उस भी यहाँ पे प्रिडिक्शन देता है। तो ये जो प्रिडिक्शन है ना, एक मशीन लर्निंग का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। Machine learning is also not a tool, not a technology. It is a mathematical concept that helps us to find out the hidden structure in your data. And we have a data structure. If you are getting new value, giving new value, then it provides us a predicted value. तो जो predicted value आएगा ना उसकी, अब ये predicted value क्या है, hypothesis value है? नहीं, ये एक hypothesis value ही तो है। तो ये hypothesis value कितने परसेंट एक्यूरेट है, ये मेजरेबल स्टेप्स है। तो कितने परसेंट एक्यूरेट है उस भी आप इसे जज करेंगे कि हम इसे फर्दर यूज करें या नहीं। यदि एक्यूरेसी जो है 100% है, मतलब कि जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो 100% सही है, बट हम ये 100% नहीं जाता। यदि 100% हो भी गया तो हम फिर ट्रस्ट नहीं करते। ओवर फिटिंग नाम की प्रॉब्लम आती है, ओवर फिटिंग इशू, क्योंकि 100% सही नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग की बेस्ट केस की बात करें तो मशीन लर्निंग 98% तक बेस्ट केस में ले जाता है। अभी तक जो करंट जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग 98% करेक्ट कर पाता है, तो स्टिल 2% लैग कर रहा है ये सुनना। तो मशीन लर्निंग से डेवलप एप्लीकेशन कहाँ यूज करेंगे बताओ? जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन, यूट्यूब पे आपको देखिए मैंने वीडियो सर्च किया तो उससे रिलेवेंट वीडियो जाती है, या वेदर, हाँ नेटफ्लिक्स पर, या वेदर रिकमेंडेशन। वेदर आपको बताता है ना कि 2 आवर्स बाद रेनी सीजन होगा, यदि बारिश हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, ये सब। तो बस ह्यूमन बींग से रिलेटेड चीजें वैसे यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना? तो ये लैग कभी कभी देखा होगा आपने यूट्यूब पे, जो आप कुछ और सुन रहे थे, अचानक से कोई अनदर वीडियो आ गई, बिल्कुल अनरिलेवेंट वीडियो आ गया, और बारिश का मौसम दिखा रहा था, तेज धूप हो गई, पॉसिबल है ना? तो ये इसी वजह से 2% लैग करता है। इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। इट इज अ लाइक यू कैन से इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कंपेयर टू मशीन लर्निंग, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इसकी जो एक्यूरेसी है ना 99.9%। तो ये इट्स एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करेगा। मतलब कि क्या,
इसके पीछे का डिफरेंस बताता हूँ ध्यान से। मशीन लर्निंग क्या करता है कि जैसे प्रायर डेटा है प्रिडिक्शन उसी तरह। तो लेट्स से यदि कोई न्यू डेटा आ गया तो उससे प्रिडिक्शन ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा वो आ सकता है। जैसे लेट्स में एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हम लोग सभी लोग विल्ड एनिमल देख रखे हैं, तो जितने तरह के विल्ड एनिमल देख रखे हो यदि आपके सामने आ जाए तो आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें करना क्या है। कोई ऐसा एनिमल आ जाए जो हमने अभी तक नहीं देख रखा है, तब भी हमारा माइंड कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगा, उसके टीथ, नेल्स, बॉडी पॉस्चर यहाँ पे डिसाइड कर लेगा कि हमें भागना है उसे भगाना है। बट ये मशीन लर्निंग कैसे ट्रेन हो जाएगा। डीप लर्निंग हर एक पॉस्चर के बिहाफ पे, हर एक स्पेसिफिक वैल्यू को भी यहाँ पे वो डिसाइड कर देगा कि हमें फर्दर एक्शन क्या लेना है। यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जनरेटिव एआई। है ना। खैर अब ये तो ओल्ड हो गया, अब एक नया आया है एजेंटिक एआई, आपने सुना होगा। यही बूम पे है, एजाइल वगैरह ये बूम पे है। जनरेटिव एआई का आप एक एक दो मॉडल बता। हाँ, जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई का एक दो एग्जांपल दे सकते हैं, जीपीटी, जेमिनी, ये सब क्या है जनरेटिव एआई के मॉडल। जनरेटिव एआई का आप कर सकते हैं। तो ये ना एक इसका जनरेटिव और इसका एक डिफरेंस है। जनरेटिव एआई क्या करता था, आपके करंट एक सिंगल इनपुट के बिहाफ पे फर्दर का डिसीजन लेता था। एजेंटिक एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेता है। मतलब जैसे कि जैसे आप लेट से आपको एक टीम लीडर है, ठीक है, टीएल है, तो आप अपनी टीम से काम करवाना है, तो आपने ये पूरे वर्क फ्लो को बताया कि मुझे ये सारे काम करके देने हैं, करने हैं। तो अब ये सारे काम को करने के लिए आपका टीम को कैसे 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 आप डिवाइड करेंगे, वो आप डिवाइड करके काम चले गए, आपके सारे काम करके और फिर फाइनल आपके पास आप पहुंचा काम। तो ये काम एजेंटिक एआई करता है। एजेंटिक एआई को आप पूरे वर्क फ्लो बता दें, वो आप डिसाइड करेंगे कौन सा काम कैसे करवाना है, किसको पहले करवाना है, किसको बाद करवाना है, खुद डिसाइड करेगा। और वो फिर पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क को एक साथ करते हैं। जिस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज है, रिक्रूटमेंट जो हमारे जो एचआर करती थी, ओवरऑल खत्म के बराबर है। वो एच ऑटोमेटिकली जरूरत खत्म हो गई ना। वो क्या करता है ऑटोमेटिकली इंडियन से जितने भी सीकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, उसका सर्च करके उनकी सीवी को ले आना है। फिर उस सीवी में से उनकी जो रिज्यूम है, उन रिज्यूम में से वो चीजों को शॉर्ट लिस्ट किया जो उसको चाहिए था। फिर उनको कॉल किया, उनके इंटरव्यू की शेड्यूल किया। फिर इंटरव्यू भी खुद लेगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक का इंटरव्यू खुद लेगा। एजेंटिक यही ना कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क को कर देता है। मतलब ये एआई प्रोडक्ट बन जाता है। एक ऐसा मतलब लाइक एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है। तो देखिए एजेंट हमारे सभी आपको पता होगा, एजेंट एलआईसी एजेंट सारे एजेंट मल्टीपल, वो पूरे काम को देखते हैं, मतलब कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी के काम भी करवाना है और कंपनी को पैसे भी जमा करना है। तो ये सारे काम करके देगा एजेंट। ये बहुत ही लाइक अभी तक यार बहुत ही पॉपुलर। हाँ बस। और इसके अंदर जनरेटिव एआई की भी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड है। लेट्स से कि कुछ नया जनरेट करना है, वो भी करके दे। तो जनरेटिव एआई उसने पीछे छोड़ दिए। अच्छा, चैट जीपीटी सब लोग यूज करते हैं। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे उसका यही नाम है जीपीटी का, जनरेटिव जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। जनरेटिव नहीं यूज होते हैं अभी भी। डिक्ट वाला आ गया, जेमनी आ गया, तो उसका फुल फॉर्म यही होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड। प्री ट्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, वो पहले से ट्रेंड है ना। तो प्री ट्रेंड करने के लिए यही मॉडल यूज होता है, एलएलएम्स। यही हमें करना है अपने क्लास में। तो सबसे पहले मैं जो स्टेप परफॉर्म करूंगा, विच वन वी नीड टू परफॉर्म, ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म स्टेप वन, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या स्टैट्स काउंसलिंग। एक टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ना है में। तो सबसे फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर। इसमें सबसे पहले जो आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट वन इज कॉल्ड पांडाज। सबसे पहले हम अभी आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द पांडाज की इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, क्योंकि मैं डेटा क्लासिफाई करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पांडाज, तो कह सकते हैं इट इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डेटा एंड समराइज द डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं।
पाइथन कोडिंग कहाँ लिखते थे आप लोग? क्या आप लोग कहाँ कोलैब फेमिलियर हो? क्लाउड इन्वायरमेंट है, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। जुपिटर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस पे भी आसान लगे करिए, गूगल कोलैब यूज करते हैं ना। नोटबुक करते हैं, प्रैक्टिस ऑन पांडाज। पांडाज पे काम करते हैं, क्योंकि इसका यूज आप जब स्टैट्स पढ़ोगे वहां क्लिक करेंगे एक साथ। तो देखिए, तो क्या पांडाज को, तो जैसे हमने कहा कि डेटा और पांडाज की ना एक लैब पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन भी है, उसको चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। एडसीसी आप एडसी तो मेन है, उसके बिना ये तो सबको खपवाता है। देखिए, it helps us to data manipulation and analyzation in practical. It offers the some of the data structures. तो इसके बारे में थोड़ा सा ना, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, इसको आप पढ़ लेना, है ना, कैसे यूज होता है, कैसे कैसे क्या है, इसको स्टार्ट कैसे, क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब चीजें इसमें बता रखा है। ठीक है, इसे क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कर रखा सकता है। आर के साथ भी यूज होता है, पाइथन के साथ भी यूज होता है, दोनों लैंग्वेज के साथ। थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़िए। देखो, इसका नेक्स्ट 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 करते चले जाएंगे पढ़ना। देखिए बता रखा है। ठीक है, फिलहाल में इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें। देखिए, पाइथन पांडाज एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पिप इंस्टॉल पांडाज, सबसे पहले ये चलाएं सब लोग। जिन्हें लोकल मशीन में चला रहे हैं वो ये चलाएं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें इंपोर्ट कराना। इंपोर्ट पांडाज, इंपोर्ट करा लिया। पांडाज लाइब्रेरी का नाम हुआ, और पीडी क्या है, अल्टरनेटिव है। पीडी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जहाँ पे पांडाज लिखा था वहां पे हमने उसकी जगह पे पीडी लगाया, अल्टरनेटिव है, ये लिया आप। तो जहाँ पे पांडाज लिखे ना हो वहां पे हम क्या लिखे, हम चला सकते हैं थ्री। देखिए कि यदि आपको डेटा क्रिएट करना है, जैसे आपने वहां पे देखा था स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि पांडाज ऑफर सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो दो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करवा देता है, आपको ऑफर करता है सीरीज। फर्स्ट वन इज द सीरीज, और दूसरा है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल। तो मैं सीरीज की बात करूँ तो जनरली यदि हम एक लिस्ट बनाते हैं, देखिए, यहाँ देख रहे हैं, बट इससे जैसे मैं रो बना लूँ वैसे, मतलब वो, ये भी आप देखो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, मुझे वर्टिकल बनाना, तो क्या करेंगे, देन वी यूज सीरीज। सीरीज इसे वर्टिकल बनाने में हेल्प करेगा। देखिए कैसे, एन ए1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का कैपिटल लिखना है, तो इसके अंदर आप ये लिस्ट पास कर सकते हो, ये वाली लिस्ट। या तो पूरी लिस्ट पास कर दो या एन वन पास कर दो, समझ में आ रहा होगा ना। तो मैं एन वन को अलग से बनाना ना पड़े, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ और ऐसे रन करा दे, अब सीरीज बना दिया। पहले और आप में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसकी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट कहाँ शुरू हो रही है, बट आप इसकी इंडेक्सिंग आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंडेक्स, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने नंबर ऑफ इंडेक्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आप 1 2 3। अच्छा, इसमें से और आप एबीसीडी भी दे सकते हैं, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि एक के बाद दो ही होगा। हाँ, ये कुछ भी दे सकते हैं। समझ में आया सभी को। बाय डिफॉल्ट वायरल से स्टार्ट करने के लिए मैनुअली इंडेक्स देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्यों, पाइथन पढ़ रखे हैं, रेंज लगा देंगे ना, लेंथ ऑफ पूरी लिस्ट का लेंथ जितना रेंज हम बना सकते हैं ना, 0 से 100 तक, वन जितना है उसको दे देंगे लेंथ, कि वन से वहां तक बना लो प्लस वन करके। नहीं, और इसकी डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है, इंटीजर। यदि आपको, हाँ,
इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स में ना जो जो भी डेटा पास करें वो लिस्ट के फॉर्म में जाता है बस। और डेटा टाइप इंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्लोट। देखिए फ्लोट में हो गया वैल्यू, देखिए इसकी वही बता सकते हो वो, नेम नेम बता सकते हो, माई डेटा। इतने पैरामीटर एटलीस्ट यूज करता है, आप चाहो तो और भी दे सकते हो। इतना समझ में आया। ये भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अलाउ करता है। इंडेक्स नंबर हमने भी चेंज कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स कहाँ शुरू होता है, 0 से, बट आपने चेंज कर दिया है तो 1 से शुरू होगा, है ना। जैसे n1 of 1 लिखो तो आउटपुट क्या बताइए, कि 1 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू हुई। क्या आप गेस कर सकते हो निगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो करता है, ये नहीं करता। क्योंकि ये आपने यहाँ पे 8 दे रखा है, तो ये निगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करता। स्लाइसिंग करता होगा, आप गेस कर सकते हैं स्लाइसिंग करता होगा। स्लाइसिंग आप जानते हैं ना क्या होता है, 4 लिखे तो स्लाइसिंग में क्या आएगा, 1 2 3 तक के, है ना। देखिए आ रहा है जो हम चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। अब इसमें एक चीज और स्पेशल थिंग है जो आप कर सकते हो, जो जनरली हम लिस्ट वगैरह में नहीं करते। इसमें कहूँ मुझे 50 से ग्रेटर वाले नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, n1 ग्रेटर देन 50, डायरेक्टली ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। नीचे लिस्ट में नहीं कर पाते थे, देखिए 50 से बड़े वाले आ रहे हैं ना आपके, और 50 से छोटे वाले चाहिए थे, आप लिख देंगे n1 of <, देखिए। बट एक साथ दो कंडीशन नहीं लिख सकते, जैसे कहूँ मैं कि 50 से 80 के बीच का, एक साथ नहीं, फिर क्यूरी मॉड्यूल यूज करना। जैसे एक ये डबल, ये एक सिंगल, इसके अंदर एक ही कंडीशन लिख सकते हैं एक बार। समझ में आया आप सभी को, इस तरह से हमारा स्टोर हो रहा है डेटा। क्लियर हुआ सीरीज के वर्किंग फ्लो आपको। अब इसमें न्यू डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे इसमें न्यू डेटा ऐड करना है, तो न्यू डेटा ऐड कहाँ पे होगा बताइए। अब 9 क्वेश्चन पे n1 of डायरेक्टली यूज कर सकते हो 9, और यहाँ पे जो 11 चाहो ऐड हो गया। अब ड्रॉप करना हो तो कैसे करेंगे। हम्म, समझ में आ रहा है यहाँ पे हम सभी को। अब इसको ड्रॉप करना है एलिमेंट, तो कैसे करेंगे। नहीं ड्रॉप, इसमें ड्रॉप काम भी नहीं करते यार, जहां तक मुझे पता है। इसमें इंडेक्स बता दो किस इंडेक्स का डिलीट करना है। ये इंडेक्स का, ये जो 3 लिख रहे हो ना, इंडेक्स नंबर है, मतलब ये इस वाले डिलीट करेगा। देखो हटा देगा उसको, ड्रॉप कर दिया 3, मतलब इंडेक्स नंबर 3 पे जो एलिमेंट तो गायब। अब एक चीज प्रॉब्लम आती है इस वजह से, क्या देखो 1 2 के बाद डायरेक्टली आ गया। इसको कैसे ठीक करेंगे तो हम पढ़ेंगे इसके लिए। प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, एक्चुअली हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ रहे हो क्या। क्योंकि अब जैसे हम यदि लेट से हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो 3 को तो शो ही नहीं करेगा। और जहाँ लेट से हम 50 एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसमें से 5 इंडेक्स डिलीट है, तो आपको तो 1 से 50 तक का लगेगा कि रेगुलर 50 एलिमेंट है, बट एक्चुअली में है नहीं। तो उसको हम इंडेक्सिंग को ड्रॉप करके नया इंडेक्स बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और यदि आपको जैसे अभी एन1 परमानेंटली चेंज नहीं हुआ होगा, यदि मैं एन1 को दिखाऊं तो देखिए, अभी एन1 के अंदर ये है। यदि परमानेंटली चेंज करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये लिखिए, यदि आपको सोर्स को चेंज करना चाहो तो ये लाइन लिखना पड़ेगा, प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब एन1 परमानेंटली चेंज होगा, देखिए, है ना। क्लियर हुआ हम सभी को। वैसे तो ये सॉर्टेड है, बट आप सॉर्ट भी कर सकते, वन डॉट सॉर्ट, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। समझ में आया हम सभी को। इस तरह से हम सीरीज का यूज करते हैं, डिलीट ऐड करना, डिलीट करना, समझ में आया। ये भी इसमें तो आप ओवरऑल एक ही बना पा रहे हो ना, जो इसे तो डेटा कह ही नहीं सकते। तो डेटा तो वो होता है जिसमें मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम बना सकते। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डेटा फ्रेम। यदि आप मल्टीपल रो कॉलम बनाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, डेटा फ्रेम। अब f1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल। अब इसमें जो डेटा जाता है ना, डिक्शनरी के फॉर्मेट में डाल सकते हैं, क्योंकि जो की बनेगा ना डिक्शनरी का, वो बनेगा कॉलम नहीं, और जो उसकी वैल्यू बनेगी वो रो बनता चला जाएगा। तो लेट्स से हम एक एम्प्लॉय की डेटा बना रहे हैं, तो हमने बनाया
EMP ID, एम्प्लॉय आईडी की, और इसकी वैल्यू देखिए मैं लिख रहा हूँ 1011 1012 13 1014 1015 है ना। अब इस दूसरा हमने एम्प्लॉय नेम मोहन किशन राम राम माधव, 5 हो गया। अब दो देखिए आप, बाकी में वो क्या करते हैं, दो कॉलम बना होगा, उसके सकते हैं दो ऐड हुआ है ना। फ्रेंड्स मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है, जैसे डेटा का सोर्स था जिसमें दो कॉलम पहले से ऐड थे, नया कॉलम ऐड करना हो सकता है ऐसा करना, तो कैसे करोगे, यदि नया कॉलम ऐड करना डायरेक्टली ऐसे ऐड करोगे df1 ऑफ, अब जैसे लेट्स हमें फोन नंबर ऐड करना, तो हमने फोन लिखा और यहाँ पे वैल्यू ऐड करना। एक कस्टमर की डेटा हो गई, दूसरे कस्टमर की हो गई, ये हो गई, तीसरे कस्टमर की हो गई, चौथे कस्टमर की हो गई, पांचवे की हो गई है ना। देखो एक नया कॉलम ऐड हो गया होगा फोन नंबर पे, ऐड हो गए दिख रहे हैं? समझ में आ रहा है देखो। अब रो ऐड करना हो तो रो कैसे ऐड करेंगे, देखो इसमें ना कॉलम जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल क्या कर रहा है ये तो, देखो नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, मोबाइल मत चलाओ, डिस्टर्ब होते हैं। देखो एम्प्लॉय आईडी आ गया, एक सिंगल कॉलम, और यदि मोर देन वन कॉलम एक्स, देखो आप देखो कॉलम एक्सेस करने के लिए कुछ अलग से मॉड्यूल नहीं लगाना, डायरेक्टली इंडेक्स नंबर जैसे लिखा और डेटा आ गया नहीं। और यदि दो कॉलम एक साथ एक्सेस करना हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्लॉय आईडी और यहाँ हमने लिखा फोन नंबर, ये दोनों कॉलम एक साथ आ गए देखिए है ना? देख रहे हो, कॉलम एक्सेस करने के लिए कोई मॉड्यूल यूज नहीं करना पड़ेगा, बट अब मैं यदि आपसे कहूँ कि मुझे रो एक्सेस करना हो, रो नंबर 1, तो इसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इसके लिए लॉक मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, यदि आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे ना तो एरर आएगा देखो। तो यदि रो एक्सेस करना हो और डेटा यदि डेटा फ्रेम में हो तो विदाउट लॉक मॉड्यूल यूज नहीं होगा। लॉक क्या करता है, रो नंबर एक्सेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉलम का नेम लिखा आपने नया और फोन नंबर, जितने नंबर ऑफ डिजिट, डन कर ली यहाँ तक। और बात, ये कॉलम एक्सेस करने का तरीका होता है, एक करना हो तो सीधा एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट, और दो करना हो तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट है ना। df डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखा 1, देखो 1 की डेटा देखो आ रही है, रो नंबर 1 की, रो नंबर 1 की देखो आ रही है, 1 में यही तो था 1011 मोहन, 1012 किसने, यही तो था 1 में आ रही है देखिए। और यदि रो दो दो रो एक साथ एक्सेस करना हो तो 1,3 लिख सकते हैं वैसे, नहीं यार। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि लॉक मॉड्यूल के थ्रू नया रो ऐड होगा, जैसे लॉक के थ्रू एक्सेस कर रहे हो रो नंबर, यदि नया रो ऐड करना चाहिए, अब नया रो कहाँ पे ऐड करोगे बताओ, फिफ्थ पोजीशन में ना, यहाँ पे लिखोगे df1 डॉट लॉक, और किस पे, फिफ्थ पोजीशन नंबर वैल्यू डालना होगा 16 राघव, ये आपने वैल्यू देखिए, समझ में आया। इस तरह से कॉलम ऐड करते हैं, रो ऐड, कॉलम ड्रॉप कैसे करते हैं, रो ड्रॉप कैसे करते हैं, कॉलम को ड्रॉप करने के लिए लिखना पड़ता है कॉल df1 डॉट ड्रॉप, किस कॉलम को ड्रॉप करना है, कॉलम का नेम हमें ड्रॉप करना है, लेट्स से नेम को, नेम लिखा हमने, और ये देखो जितने भी कॉलम होते हैं ना एक्सेस 1 पे होते हैं, टोटल डेटा एक्स वाई में होती है तो सारे कॉलम को एक्सेस 1 पे होते हैं, और परमानेंटली डिलीट करना हो तो हमने क्या बताया था, इन प्लेस इक्वल टू, देखो df1 से परमानेंटली चला गया, डिलीट हो गया। रो डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, रो के लिए कोई परेशानी नहीं है, df डॉट ड्रॉप सीधा रो नंबर 3, तो रो नंबर 3 ड्रॉप होगा देखिए, 1 के बाद सीधा 4, बट परमानेंटली करना हो तो क्या लिख देंगे इसके बगल में, इस इक्वल टू,
इस तरह से कहाँ पहुंचे सौरभ आप? पहुंच गए। तो यहीं तक रखते हैं आज, कल न्यू स्टूडेंट और ऐड होगा एक साथ समझेंगे। मैंने आप बेसिक चीजें आज बताया, कल मैंने आपको कल एक हमारे पास बनी हुई है तो हम छोटी डेटा मैन्युअली बना रहे हैं। अच्छा, डेटा जो आपने बनाया है उसको सेव करना हो तो कैसे करेंगे? ये अभी तुमने दो ही कॉलम बनाया, घर बैठ के चार पांच कॉलम बनेगा बढ़िया सा। इसको एक्सेस करना कब करके दिखाएंगे। इसको यदि सेव करना हो तो सिंपली df1.2 जिसमें सेव करना है, एक्सेल में तो एक्सेल इसमें भी करना है। ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नेम, तो फाइल का नेम जैसे हमने दिया emp डेटा डॉट, जिसमें भी करना डॉट xlsx, तो एक्सेल में सेव हो गई फिर हमारी। देखिए, इसको आप रियल डेटा ही है डाउनलोड करके भेज सकते हो किसी को। देखिए रियल डेटा है आपके सिस्टम में, देखिए आ गया ना जो बनाया था हमने। ये एक बार सब लोग अटेंडेंस कर ले, कौन कौन से लोग अवेलेबल हैं। ये फाइल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर दे सब लोग। नंबर है मेरे आप सभी के पास।